हाँ तो बच्चों, आज अपन करने वाले हैं बाइनोमियल। सो माय नेम इज़ अनिरुद्ध आनंद एंड आई एम फ्रॉम आईटी रुड़की। और मैं आ गया हूँ बच्चों आपके साथ बाइनोमियल थ्योरम लेकर। इससे पहले हमने क्या क्या किया? सबसे पहले हमने किया सीक्वेंस एंड सीरीज़, और उसके बाद हमने किया फंक्शन। अब हम कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। वैसे बाइनोमियल थ्योरम मैंने पहले भी आपको करवाया है, अगर आपको याद हो तो। हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, और आपको पहले भी बोला था, फिर से बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन तो हमारा एज इट इज़ आ चुका है ना, जो प्रीवियस ईयर हम कर रहे थे अभी जनवरी के अटेम्प्ट के साथ साथ जस्ट पहले। तो हमारा एक क्वेश्चन तो एज इट इज़ उठ के आ गया ना, 2024 वाला। जनवरी के साथ फर्स्ट शिफ्ट में ही आया था, पहले पेपर में ही वो क्वेश्चन आया था मैथ्स का, बाइनोमियल थ्योरम का। तो बाइनोमियल थ्योरम करते हैं स्टार्ट। करेंगे तो अपन सब मैथ्स के हर एक चैप्टर को करेंगे, अच्छे से करेंगे, और पूरा फोड़ के करेंगे। मेंस भी और एडवांस भी साथ साथ करेंगे ना। और आपको क्या करना है मेरे साथ, मैं पहले जो थ्योरी करवा रहा हूँ उस थ्योरी को पढ़ना है, अच्छे से समझना है। 1 घंटे में हम थ्योरी को समराइज़ कर दे रहे हैं पूरा उस चैप्टर का। उसके बाद हम PYQ कर रहे हैं। तो मैं सारी चीज़ों को कवर कर रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नहीं ले पाऊँगा, जो थ्योरी बताऊँगा उससे रिलेटेड मेरा मन तो होता है कि मैं क्वेश्चन भी ले लूँ, पर वो ले नहीं सकता क्योंकि फिर वो टाइम कंस्ट्रेंट है, और वो फिर आगे चला जाएगा। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और बड़ी वीडियो आप देखना चाहते नहीं हो। तो ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब होता है टू डिफरेंट टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कि तुमने लिख दिया, तुम लिख सकते हो, अगर तुम्हें, हाँ जी, हाँ ठीक है, मान लो तुमने लिखा x प्लस वाई, ये तुम्हारा बाइनोमियल है। देखो, दो टर्म है और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स में लिखे हुए हैं। x प्लस एक्स को तुम बाइनोमियल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये फिर ऐड होकर 2x, तो ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। दो अलग अलग टर्म्स होने चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इसको बोलते हैं बाइनोमियल। खैर, ये तुमसे पूछने वाला नहीं है। सबसे पहली चीज़ जो आती है, जो बार बार तुम्हें यूज़ करना है, वो होता है x प्लस वाई का पावर n का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है। तो बच्चों, पता नहीं हमने कितने बार इसको यूज़ किया है, फिर से एक बार बताता हूँ। एन सी ज़ीरो एक्स टू दी पावर एन वाई टू दी पावर जीरो, एन सी वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाई टू दी पावर एन, और गोज ऑन एन सी एन एक्स टू दी पावर जीरो वाई टू दी पावर एन, जहाँ पे n जो है हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब देखो यार, इसको याद कैसे करें, समझे कैसे? सिंपल सी बात है। x प्लस वाई का पावर n मेरा सीरीज, ऐसे ये सीरीज मेरा गिवन था, x पहले था y बाद में था, इस ऑर्डर में मेरा सीरीज गिवन था। तो मैं इस ऑर्डर में एक्सपेंशन लिखूंगा। मैंने क्या बोला? जैसे x प्लस वाई का पावर n के फॉर्म में मुझे एक्सपेंशन गिवन था, सीरीज गिवन है, ये एक्सप्रेशन गिवन है। तो मैं इसका एक्सपेंशन, x को पहले और y को बाद में दूसरे नंबर पे मान के चल रहा हूँ, उसका एक्सपेंशन है ये। ठीक है, जहाँ पे हमारा n नेचुरल नंबर है। इसको लिखने का, अगर तुम इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहो तो कुछ नहीं, एन सी आर। आर देखो, जीरो से लेकर एन तक जा रहा है, तो आर जीरो से लेकर एन तक लिख दिया सिग्मा में। एक्स टू दी पावर एन माइनस आर, अगर तुम देख रहे हो एक्स का पावर एन, एक्स का पावर एन माइनस वन घटता जा रहा है, तो आर जीरो से लेकर कहाँ तक जा रहा है, मतलब आर यहाँ से जीरो से लेकर एन तक जा रहा है। एक्स टू दी पावर एन माइनस आर को क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया एक्स टू दी पावर एन माइनस आर। और वाई को देखो, जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, वाई टू दी पावर एन तक, तो आर भी जीरो से पावर एन लिख दिया। इसी को, मतलब इस एक्सप्रेशन को बार बार बहुत बड़ा लिखना पड़े, ना लिखना पड़े बार बार, हमें हमारा टाइम बहुत कंज्यूम होगा, तो हमने क्या किया, सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया। दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, बाइनोमियल आया क्यों बच्चों? बाइनोमियल हम यूज़ ही क्यों करते हैं? क्या मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो, अगर छोटे छोटे से लेवल पे समझूं अभी, तुम्हारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और थोड़ा सा तुम्हारा मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो, हम बचपन में पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब भी हमें पता है कैसे निकालते हैं। ए प्लस बी का पावर 4 अगर निकालना हो तो शायद हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके निकाल दे। ठीक है, और अगर हमसे कोई पूछ दे ए प्लस बी का होल 5 निकालना, तो शायद धीरे धीरे हम परेशान होने लगेंगे। फिर ए प्लस बी का पावर 6 अगर कोई पूछ दे, तो शायद उस केस में भी ए प्लस बी का होल क्यूब इंटू ए प्लस बी का होल क्यूब लिख कर भी कर दो। पर वो चीज़ें बहुत तुम्हें
लग नहीं रहा है कि 6, चलो 6 तक तुमने कर दिया, 7 पे मैंने पूछ दिया ए प्लस बी का 7, तो ये तुम नहीं, शायद इसका फॉर्मूला तुम्हें नहीं पता है, इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी का पावर 8 या फिर ए प्लस बी का पावर 1000 पूछ दिया। तो उसको सॉल्व करने के लिए बड़े बड़े पावर्स जो आते हैं टर्म्स में, हमारे बाइनोमियल टर्म्स में जो आ रहे हैं, ये सिर्फ बाइनोमियल के लिए भी हमारे मतलब मैं बाइनोमियल के लिए बता रहा हूँ, ये हो सकता है मल्टीनोमियल्स के लिए भी हो, यहाँ पे 2 टर्म हो सकते हैं, 3 टर्म आ जाए, वो भी हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत बड़े बड़े इसके पावर होंगे, डिग्री जो होगी बहुत हाई हो जाएगी, उसको हमें सॉल्व करना होगा, उसके लिए हमने बाइनोमियल को लाया, ठीक है बच्चों। और एक्सपेंशन तो मैंने तुम्हें बताया है, ये तुम्हें याद रखना है, बिल्कुल तुम्हें याद रखना है ये चीज़। अच्छा एक बात और तुम ध्यान से अगर नोटिस करो, तो x का पावर n से लेकर वो 0 तक जा रहा है, मतलब x का जो डिग्री है वो, मतलब x का जो पावर है वो n से 0 तक जा रहा है, मतलब मैंने उल्टा लिख दिया, देखो ये घटता जा रहा है, ये घट रहा है। x का जो तुम्हारा पावर देखो ना, x का जो पावर है n से लेकर 0 तक गया, मतलब क्या हो रहा है, पावर घट रहा है। और y जो है वो 0 से लेकर देखो n तक चला गया, मतलब ये बढ़ रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे उल्टा, तो कर देते हैं इसको सीधा। ये क्या हो रहा है, x का तुम्हारा जो पावर है वो तुम्हारा हो रहा है बढ़ा, और y का जो तुम्हारा पावर है वो तुम्हारा घट रहा है। फिर से मैंने गलत लिख दिया ना, चलो x का पावर तुम्हारा क्या हो रहा है, घट रहा है, और y का पावर तुम्हारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, आगे बढ़े। अब देखो यार, पता है मतलब जब मैं अपने टाइम पे बाइनोमियल पढ़ता था ना, तो मुझे ना बड़ा अजीब लगता था स्टार्टिंग के फेज़ में। क्यों ना, क्योंकि लगता था ना कि इसमें बहुत सारे एक्सपेंशन है यार, क्या क्या याद करूँ। तो देखो हमारे सर भी अच्छे से बताते थे कि क्या तरीका अपना सकते हो, बट शुरू के जब शुरू शुरू में चीज़ें होती थी तो दिक्कत तो होती थी, पर मैं वो दिक्कत तुम फेस ना करो, तो मैं तुम्हें बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ, और शायद ये तरीका तुम्हें पता भी हो। सिंपल सी बात है, x प्लस वाई टू द पावर n का तुमने एक्सपेंशन याद कर लिया ना। अब तुम्हें अगर तुमसे बोला जाए कि x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन निकालना है, तो तुम्हें अब इसका एक्सपेंशन याद नहीं करना है, एक का तुमने एक्सपेंशन याद कर लिया ना, बस अब तुम्हें क्या करना है, x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन निकालने के लिए y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है इस वाले एक्सपेंशन में। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, x प्लस वाई टू द पावर n का तुमने एक्सपेंशन याद कर लिया, अब तुम्हें निकालना है x माइनस, चलो मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ ना पेन का, ग्रीन ले लेता हूँ। तो तुम्हें निकालना है x माइनस वाई टू द पावर n का, x माइनस वाई टू द पावर n का, तो तुम्हें सिंपली y को माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है इस वाले एक्सपेंशन में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हो सकता है कि x प्लस वाई टू द पावर n का तुम्हें पता है, तो x प्लस वाई टू द पावर माइनस n का निकालना हो, तो n को माइनस n से रिप्लेस कर देना इस इक्वेशन में, समझ रहे हो। और यहाँ पे अगर तुमसे पूछे x माइनस वाई टू द पावर माइनस n का, तो यहाँ पे जो तुम्हारी इक्वेशन आएगी, जो तुम्हारी ये तुम्हारा एक्सपेंशन होगा, उसमें n को माइनस n से रिप्लेस कर देना। बोलो समझ में आ गई बात, 4 एक्सपेंशन हम लिख सकते हैं सिर्फ एक एक्सपेंशन को याद करके। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा बच्चों जो मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ूँ। अब देखो, अभी तक तो x प्लस वाई हम याद कर रहे थे, x प्लस वाई हमने देखा, अब क्या है 1 प्लस एक्स टू द पावर n। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 प्लस, देखो अगर हमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन निकालना है, तो कुछ नहीं यार, x के जगह पे 1 रखा हुआ है, x के जगह पे 1 रखा हुआ है तुम्हारा, और y की जगह पे x रखा हुआ है, यही तो है, वही तो है। मतलब चीज़ों को बस मतलब कुछ और पुट कर रहे हैं, कुछ और पुट कर रहे हैं, और एक्सपेंशन लिखते जा रहे हैं, एक ही एक्सपेंशन है, और उसी को अलग अलग तरीके से लग रहे हैं, दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। और होता क्या है, फिर हमें लगने लगता है कि पता नहीं यार क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम ऊपर से देखें, अगर बर्ड व्यू के हिसाब से देखें, तो हमें दिख रहा है कि यार एक ही चीज़ तो है यार, एक्स प्लस वाई का पावर एन, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को तुम लिखोगे जब, तो सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन जो था तुम्हारा, उसमें तुम्हें x के जगह पे 1 पुट कर दो, y के जगह पे x पुट कर दो, तो तुम्हारा वो आ जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर गोज ऑन NCx टू द पावर n। और उसी को सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो तुम, r इज इक्वल टू 1 से n NCRx टू द पावर r। मतलब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जो मैंने ऊपर बताया उसी कॉन्सेप्ट पे ये चीज़ें चल रही हैं। ठीक उसी प्रकार 1 माइनस एक्स टू द पावर n का तुम्हें लिखना हो, तो x को क्या करोगे तुम, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे, तो ये तुम्हारा सीरीज आ जाएगा, ठीक है। और सिग्मा के फॉर्म में तुम ऐसे लिख सकते हो। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को और 1 माइनस एक्स टू द पावर n के सीरीज को घटा दिया,
मैंने क्या बोला, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का सीरीज मैंने ऊपर लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था, और 1 माइनस एक्स टू द पावर एन का सीरीज ये लिखा हुआ, इसको मैंने घटा दिया, तो ये 2 टाइम्स ऑफ c1x, c1 लिखो या nc1 लिखो, दोनों बातें सेम है ना। क्या मैंने बोला बच्चों, c1 इज इक्वल टू nc1, c1 इज इक्वल टू nc1, तो c1 लिखा रहेगा, वो टाइम बचाने का तरीका है कि आपको बार बार n ना लिखना पड़े, इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2nc1x, 2 टाइम्स, तो सब ब्रैकेट हमने क्लोज कर ही रखा है, 2 कॉमन में है ही, तो c1x प्लस c3x³ प्लस c5x टू द पावर 5, ये क्या हुआ, जब हमने घटाया तो ये मिला, और जब हमने ऐड किया उस एक्सपेंशन को तो हमें मिल गया 2 टाइम्स ऑफ c0 प्लस c2x²। तुम देखो ना, इसमें क्या आ रहा है, ऑड्स वाले वैल्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब c1 c3 c5, जो c के साथ ऑड्स वाले टर्म कनेक्टेड है वो आ रहे हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन वाले टर्म आ रहे हैं। तो जब तुम घटाओगे तो ऑड्स वाले आएंगे, वैसे मल्टीप्लिकेशन दोनों में 2 से ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो c वाले टर्म्स में है, c वाले टर्म्स हैं उनके साथ ऑड टर्म्स आ रहा है जब तुम इसको घटाते हो, और जब तुम इसको ऐड करते हो तो c वाले टर्म के साथ इवन वाले वैल्यूज आ रहे हैं। बोलो बच्चों, बात इतनी समझ में आ रही है क्या। तो अगर तुम इस वाले को ध्यान से देख रहे हो, जो मैंने घटाया है उसमें अगर तुम x का वैल्यू 1 रख दो तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 का पावर n आ जाएगा। x का वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का पावर n, x का वैल्यू मैंने क्या रखा, 1 रख दिया ना, तो 1 प्लस 1 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, मतलब ये 2 का पावर n, और इधर रख दो 1, मतलब 2 इंटू c1 प्लस c3 प्लस c5। नहीं समझ में आया बच्चों, मैंने क्या बोला, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा, ये हमारा था ना 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन है ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन क्या होता है, nc0 nc1 nc2x²। मैंने क्या किया, x का वैल्यू 1 रख दिया यहाँ पे, चलो x का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 1, तो ये क्या मिल जाएगा तुम्हारा, nc0 nc1 ncx, मतलब यहाँ वाला ये चीज़ जो मैंने एरो यहाँ पे दिखा रखा है ना, इस एरो को इग्नोर करो, इस एरो को तुम इग्नोर कर सकते हो, समझ गए। ये n कहाँ पे हमने रखा, जो हमारा मेन जो सबसे पहला वाला था ना इक्वेशन, सबसे पहला हमारा जो इक्वेशन था 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, जो एक्सपेंशन हम लिख रहे थे वहाँ पे हमने x का वैल्यू 1 रख दिया, ये हमें मिल गया 2 का पावर n जो है c0 प्लस c1 गोज ऑन cn, ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर ध्यान से तुम देख पा रहे हो, ये पूरा सीरीज 2 का पावर n के बराबर है, तुम अगर तुम सिमेट्री से ऐसे बोल दो, वैसे तो इसका प्रूफ है, पर मैं तुम्हें बस, अगर तुम अभी याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें बता दूं बस, तो इसके इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स को अलग अलग अगर तुम ऐड करोगे तो वो टोटल 2 का पावर n आएगा। तो मैं अगर दोनों को इवन टर्म्स को और ऑड टर्म्स को सेपरेट आउट कर दूं तो वो क्या आ जाएगा, 2 का पावर n माइनस 1 नहीं आ जाएगा क्या। 2 का पावर n माइनस 1 का मतलब क्या है, 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 का पावर n को मैंने दो बराबर भागों में बांट दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 का पावर n को। तो एक चीज़ ये भी याद रखना, मतलब c0 से लेकर cn तक का जो सम है वो 2 का पावर n होता है, और अगर उनके ऑड्स टर्म्स पकड़ लो या इवन टर्म्स पकड़ लो, उनका सम 2 का पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं तुम्हें ध्यान रखनी है। इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n, डिग्री ऑफ एनी टर्म इज n। भाई तुम ध्यान से देखो ना, x प्लस वाई का पावर n का जब तुम एक्सपेंशन लिख रहे हो तो देख लो ना, सब में डिग्री n ही है, x का पावर n इंटू वाई टू द पावर 0, यहाँ भी डिग्री n है, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर n, यहाँ भी डिग्री n है, मतलब सब जगह डिग्री n होती है, वही चीज़ इसने बोला है, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज n प्लस 1। तो हाँ देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन विल बी n प्लस 1, ठीक है, ये n प्लस 1 होगा। अब n प्लस 1 हो रहा है कैसे, तो देखो अगर यहाँ तुम ध्यान से देख सकते हो, तो ये तुम्हारा जो है nc0 x टू द पावर n, ध्यान से देखना, nc0 से लेकर ncn तक जा रहा है, मतलब 0 से लेकर n तक गया, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गए, n प्लस 1 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पे तुम्हें यही लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एक्सपेंशन इज n प्लस 1। और हम इसका जनरल टर्म कैसे लिखते हैं, पता नहीं कितने बार हमने लिखा है, tr प्लस 1 जो होता है ncr x टू द पावर n माइनस r इंटू वाई टू द पावर r, ठीक है। याद रहेगा बच्चों, कितनी बार हम इसको लिखेंगे, कितनी बार इसको कितनी बार लिखकर हमने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया बाइनोमियल में, ठीक है। एक अगली चीज़ देखो, टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स इन एनी एक्सपेंशन सब्स्टिट्यूट ऑल वेरिएबल इज इक्वल्स टू 1।
ये भी इस कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आ रखा है, इस पे हमने क्वेश्चन भी करा था। मतलब तुम्हें क्या निकालना हो, अगर तुम्हें बोल दे कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स निकालो इन एनी एक्सपेंशन, तो तुम्हें क्या करना है, जो जो सब तुम्हें सब्सटीट्यूट कर देना सारे वेरिएबल्स को 1 के बराबर, 1 पुट कर देना है। अगला चीज़ देखो, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है क्या, पहले तो एन सी वाला जो टर्म होता है ना, एन सी आर वाला टर्म, उसको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बोलता है कि इक्विड डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, मतलब एन सी वन जो होगा वो एन सी एन माइनस वन के बराबर होगा, एन सी टू जो होगा एन सी एन माइनस टू के बराबर होगा। मतलब फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपस में इक्विड डिस्टेंट, क्या बोला है, बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इक्विड डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। मतलब एन सी वन जो होगा एन सी, देखो एन सी वन जो होगा एन सी एन माइनस वन के बराबर हो जाएगा, एन सी टू होगा जो एन सी एन माइनस टू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला लास्ट के बराबर, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के बराबर, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के बराबर, ऐसा ही चलता जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगली चीज है, इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इज द ग्रेटर बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड दिस इज गिवन बाय। मतलब बोला जा रहा है ना कि मिडिल x प्लस वाई का पावर n का तुम जब बाइनोमियल कोफिशिएंट लिखोगे तो जो उसका मिडिल टर्म होगा वो हो जाएगा ग्रेटर बाइनोमियल कोफिशिएंट। और अगर n, अब दो चीज़ें हैं, n अगर इवन हो, n इवन की बात कर रहे हैं, देखना ध्यान रखना, अगर यहाँ पे बोल रहा है x प्लस वाई टू द पावर n, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स तो n प्लस वन हो जाएंगे ना, पर यहाँ पे क्या बोला, n अगर इवन हो तो उस केस में मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा एन सी एन बाई टू। अब खुद देखो ना यार, एन सी अगर n तुम्हारा इवन हो तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, एन सी एन बाई टू करके रख लो, कुछ भी वैल्यू, n का वैल्यू रख लो 4, तो 4c4/2। अगर ऑड होगा तो ये मिडिल टर्म निकल पाएगा क्या, वो मिडिल टर्म तुम निकाल ही नहीं पाओगे, सिंपल सी बात है। तो n का वैल्यू इवन होगा तो एन सी एन बाई टू करके निकलेगा। अगर n ऑड हुआ तो एन सी एन माइनस वन बाई टू या एन सी एन प्लस वन बाई टू करके निकाल लेंगे अपन। ठीक है, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और है, ये तुम्हें ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी एक्सपेंशन गिवन हो, 1 प्लस एक्स टू द पावर n गिवन है एक्सपेंशन, और हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताना है, वो होता है पता है क्या, टी आर प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल्स टू टी आर, मॉडुलस, उसका मॉडुलस लिया है अपन, हमने बोल रखा ना न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, इसीलिए हमने मॉडुलस लगा दिया। और क्या होगा, एंड टी आर प्लस वन इज ग्रेटर इक्वल टू टी आर प्लस टू। कहने का मतलब ये है बच्चों, तो ये आर जो होगी वो क्या सेटिस्फाई करेगी, रिलेशन एन ऑफ मॉड एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस वन, विच इज मीन्स आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाला लेफ्ट वाला पार्ट, मतलब एन ऑफ मॉड एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस वन एंड लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन होल टू द मल्टीप्लीकेशन मॉड एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स प्लस वन। मैंने इतना क्या बोला भाई, कुछ नहीं बोला यार। देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान दो, देखो अगर यहाँ पे x है ना बच्चों, अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आएगा। अगर यहाँ पे a बाई बी होता ना, x की जगह पे मान लो a बाई बी होता, तो यहाँ पे x की जगह पे a बाई बी आ जाता है। यहाँ पे x की जगह पे मतलब x को a बाई बी से रिप्लेस कर दोगे तो ये अलग फॉर्मूला बन जाएगा। तो सिंपल तरीके से तुम समझ पाओ, इसीलिए हमने लिख दिया यार जेट, ये फिर बाद में जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा यार, मैंने लिख दिया यहाँ पे x। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा है, और यहाँ पे a बाई बी अगर कर दो तो यहाँ पे x को a बाई बी से रिप्लेस कर देना। एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये लिखा हुआ क्या है, ये मॉड ऑफ टी आर प्लस वन जो मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी आर का मॉडुलस और टी आर प्लस वन। भाई सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यार पेन का नीब कहाँ चला जा रहा है भाई, हाँ देखो भैया, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमें बताना है। मतलब जैसे देखो, अगर हम बोले 5 और 3 में बड़ा कौन है तो 5 बड़ा है, और हम बोले -5 और -3 में बड़ा कौन है तो -3 बड़ा है। लेकिन अगर हम बोल दें कि -5 और -3 में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन बड़ा है, तो फिर -5 ही बड़ा है, क्योंकि उस पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट बोलने के साथ ही उसमें हम मॉडुलस लगा देते हैं। ठीक है, समझ में आया बात, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसको उसमें क्या होता है, कभी क्या होगा कि आर और देखो ये अब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। उस केस में क्या होगा, कुछ एक दो चीज़ें गिवन होंगी, तीसरा निकालना होगा, तो तुम्हें अगर ये पता होगा तो तुम लगा के निकाल सकोगे। और क्वेश्चन में बहुत क्लियर से बोल रखा होगा कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का यूज़ आ रखा होगा, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि ये कंडीशन होती है, दो चीज़ें गिवन होंगी, तीसरा कोई निकालना होगा,
और हम इस कंडीशन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे x इसलिए है क्योंकि 1 प्लस एक्स टू द पावर n हमने लिया है, x लिया है इसलिए यहाँ पे x है। अगर x के जगह पे कुछ और आ जाए, कोई फ्रैक्शन आ जाए, तो यहाँ पे वो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आर ए टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई टू द पावर n इज सेम एज द आर ए टर्म फ्रॉम द स्टार्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ y प्लस एक्स टू द पावर n। और वही चीज़ लिखा हो, x प्लस वाई टू द पावर n का तो एक्सपेंशन लिखोगे तो आर ए टर्म जो होगा तुम्हारा इंड से, वही तो होगा ना y प्लस एक्स टू द पावर n का जो तुम आर ए टर्म लिखोगे स्टार्टिंग से, दोनों बराबर होंगे। सिंपल सी बात है। और क्या लिखा हो, आर ए टर्म फ्रॉम द एंड इन एक्स प्लस वाई टू द पावर n इज n माइनस आर प्लस टू टर्म फ्रॉम द स्टार्ट और बिगनिंग। ये कितने बार हमने यूज़ किया है, कई बार यूज़ किया है ये चीज़। मतलब आर ए टर्म जो स्टार्टिंग और बिगनिंग वाला, स्टार्टिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग या बिगनिंग बोलो, दोनों एक टर्म है, या एंड बोलो या लास्ट बोलो, वो दूसरा टर्म है, दोनों सेम वाले टर्म्स। ठीक है। अच्छा देखो, मैं बता रहा था तुम्हें डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो देखो कोफिशिएंट का तो मतलब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना 4c2x², 5 इंटू 4c2 इंटू x²। तो मुझसे बोला गया ना कि x² का कॉफिशिएंट बताओ, तो x² का कॉफिशिएंट पूरा हो जाएगा ये 5 इंटू 4c2। लेकिन हमसे कोई बोला कि x² का बाइनोमियल कॉफिशिएंट क्या है, तो बाइनोमियल कॉफिशिएंट ओनली 4c2। मतलब एनसीआर के जो फॉर्म में रहता है वो होता है बाइनोमियल कॉफिशिएंट, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है तुम्हें। एनसीआर के फॉर्म में ही सिर्फ तुम्हारा बाइनोमियल कॉफिशिएंट होगा, और कॉफिशिएंट में सारा आ जाएगा। सो बाइनोमियल कॉफिशिएंट तुम्हारा हो गया, सबसेट हो गया कॉफिशिएंट का। ठीक है। अब देखो एक चीज़ ये भी है, ये याद रखना यार, NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, ऐसे करके NCN का स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो उसे हम लिखते हैं 2NCN, और उसको फैक्टोरियल के टर्म्स में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। NCR को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर लिख सकते हैं ना, वही चीज़ लिखा हूँ। तो ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है यार, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तुम्हें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस पे ना हमने कई क्वेश्चन करे हैं इसका यूज़ कर करके, ये हर जगह यूज़ आता है। आइडेंटिटी है तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और प्लस में जो दूसरे क्वेश्चन होते हैं ना बाइनोमियल के, उसमें भी ये बीच बीच में यूज़ आता रहता है। मतलब ये तुम्हें पता, तुम्हें मतलब इतने तुम हैंडी होने चाहिए ना इसको अप्लाई करने के लिए कि अगर मतलब तुम्हें ये मतलब तुम्हारे फिंगर्स पे होना चाहिए ये, अदरवाइज तुम क्वेश्चन में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, स्टक कर जाओगे। समझ रहे हो बात को। अब ये होता क्या है यार, मतलब इसको आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी है, तो देखो एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन अगर हो, ये एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन हो, इसको तुम लिख सकते हो एन माइनस, देखो मैंने क्या लिखा है, तुम्हें याद हो जाए, तुम्हें याद करने में आसानी हो, उसके लिए मैंने डायरेक्ट लिखा। देखो ऊपर एन जो है, एन को एज इट इज लिख दिया, माइनस ऑफ जो नीचे तुम्हारा आर वाला टर्म हो, नीचे तुम्हारा आर वाला टर्म हो, वो हो जाएगा माइनस में, ब्रैकेट के साथ मैंने लिख दिया। तो एन माइनस आर माइनस वन था तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, आर माइनस वन। मैं इसको लिख सकता था एन माइनस आर प्लस वन, पर तुम्हें समझने के लिए, तुम्हें हो सकता है तुम्हें पहले से पता हो, और नहीं पता हो तो अभी पता चल गया। तो एन माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाई ऊपर में जो आर हो ना वो यहाँ पे आएगा। देखो मैं लिख दे रहा हूँ, मैं ऐसे ब्रैकेट दिखा, ऐसे एरोस दिखा दे रहा हूँ, और ये आर प्लस वन जो है ये तुम्हारा ये वाला है। ठीक है, और माइनस तो आएगा ही आएगा। तो देखो यहाँ पे एन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाई एन सी आर, फिर से देखो एन माइनस, तो नीचे वाला जो आर था वो यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाई ऊपर वाला जो आर रहेगा वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, आर प्लस वन। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है क्या? बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या बच्चों? आगे बढ़े। ये मतलब ये तो तुम्हें याद रखना ही रखना है, याद रखना ही रखना है, दोनों चीज़ तो सेम ही है। अब ये देखो, ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इसे भी याद रखना है तुम्हें। एन सी आर को तुम लिख सकते हो एन बाई आर। देखो एन सी आर को मैंने क्या किया, एन बाई आर लिख दिया इनटू, अब इसमें दोनों में एक एक घट जाएगा, तो दोनों में एक एक घटा दो, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। ये यहाँ पे नहीं रुकेगा, अगर तुम चाहते हो कि एक टर्म और आगे बढ़ जाओ, तो एन बाई आर तो था ही पहले से तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन में कॉफिशिएंट में, अब तुम एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन कर सकते हो, और फिर से एक एक घटा दो, एन माइनस टू सी आर माइनस टू, ऐसा चलता रहेगा। ये आपस में बराबर है, ये टर्म जो है, ये वाला टर्म इसके बराबर है, और फिर अब इसके बारे देखो इक्वल टू में ये और आगे चलता चला जाएगा। तुम अपने नीड के हिसाब से, क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा उसके हिसाब से तुम अप्लाई कर सकते हो। मतलब बेसिक फॉर्मूला तुम्हारा ये हो गया, एन सी आर को तुम लिख सकते हो एन अपॉन आर इंटू एन माइनस वन इंटू सी आर माइनस वन। किया क्या हूँ,
जो पहले से n और r था वो आ जाएंगे अब कॉफिशिएंट में एज अ फ्रैक्शन, जिसमें n ऊपर होगा r नीचे होगा, और जो तुम्हारे n और r में जो पहले से गिवन था उसमें से एक एक घटा दो, वो c के साथ लग जाएगा। ठीक है ना बच्चों? एक चीज़ और है, अच्छा हाँ, इसको भी यही चीज़ को ऐसे भी लिख दिया हूँ यहाँ पे, देखो। अरे एरो कहाँ चला जा रहा है यार कर्सर। हाँ देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं यार ऐसे? देखो यहाँ पे बताता हूँ। एन सी आर को हम लिख सकते हैं ना, एन बाई आर इंटू एन माइनस वन इंटू सी आर माइनस वन। तो मैं इसको देखो लिख रहा हूँ, एन प्लस वन सी आर प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन इंटू एन सी आर लिख सकते हैं क्या? अच्छा एन सी आर मेरा इधर था ना, तो एन सी आर को मैं, अरे यही तो लिखा हुआ है यार, यही तो लिखा हुआ है ना, इधर इधर वाला टर्म उधर है। एन प्लस वन सी आर प्लस वन को लिख सकता हूँ ना, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई आर प्लस वन इंटू एन सी आर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें सेम लिखी हुई हैं, कोई एक याद कर लो, इसे याद कर लो। ठीक है, इसे याद रखना और बार बार यूज़ में आएगा, मैं बता रहा हूँ। ये और एक अभी जो ऊपर बताया था एकदम तुम्हारे ध्यान में होना ही चाहिए, और बहुत में हैंडी होने चाहिए इसके लिए, एप्लीकेशन के लिए इसके। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो एक और, n और r जो है तुम्हारा नेचुरल नंबर है, और n इज ग्रेटर देन r है, तो तुम इसको सिग्मा i इज इक्वल टू r से n तक गया है, तो आई सी आर जो होता है उसको तुम लिख सकते हो n प्लस वन सी आर प्लस वन लिख सकते हो। अच्छा ये भी एक तरीका होता है लिखने का, मतलब ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है ना n प्लस वन और नीचे से r प्लस वन, तो इसका मतलब हुआ n प्लस वन सी आर प्लस वन। और ये आता कैसे है, अगर तुम इसका मतलब प्रूफ में जाना चाहो कि कैसे आता है, तो भैया मैं यहाँ पे बस तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन जो होता है एन प्लस वन सी आर होता है। ये कैसे होता है, देखो अगर दोनों एन बराबर हों और एक आर, दूसरा आर उससे एक जस्ट छोटा हो, एक आर हो और दूसरा आर माइनस वन हो, तो एन में एक ऐड हो जाता है, एन प्लस वन हो जाएगा वो सी, और जो बड़ा वाला आर था वो एज इट इज़ आ जाएगा। मैंने क्या बोला, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन हो, एन तो दोनों जगह सेम था, आर जस्ट एक छोटा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, तुम इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख सकते हो। कैसे, एन में एक ऐड हो जाएगा एन प्लस वन, और जो बड़ा वाला आर था उसके साथ आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं, ये भी तुम्हें याद रखना है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन एन प्लस वन सी आर। ठीक है बच्चों, अब देखो बाइनोमियल कॉफिशिएंट इन्वॉल्व इन द सीरीज। क्या है, बाइनोमियल कॉफिशिएंट इन्वॉल्व इन द सीरीज। बहुत बार क्या होगा ना, जैसे कि कोई भी तुम्हारा बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन होगा और उसमें क्या होगा ना, कॉफिशिएंट्स आएंगे, टर्म्स जो होंगे उसके ना मल्टीप्लिकेशन में कुछ आएंगे कांस्टेंट टर्म्स, तो उसमें उस केस में कैसे हम सॉल्व करेंगे। मान लो व्हेन बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स, ये बी सी एस मतलब है बाइनोमियल कॉफिशिएंट्स आर मल्टीप्लाइड टू सम कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होगा तो उसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे तुम प्रॉपर्टी लगा दो एनसीआर वाला, जो अभी ऊपर मैंने बताया, ये सब एनसीआर के प्रॉपर्टी से एक तो सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका हो सकता है रिवर्स और ऐड कर दो, मतलब जो एक्सपेंशन लिखा है उस एक्सपेंशन को, जैसे एक्स प्लस वाई टू द पावर एन का एक्सपेंशन तुम्हें लिखा था, अब एक बार तुम इसे रिवर्स कर दो, मतलब वाई प्लस एक्स टू द पावर एन कर दो, तो उसको रिवर्स करके तुमने उसका एक्सपेंशन लिख दिया और दोनों को ऐड कर दो। एक वो तरीका होता है सॉल्व करने का, या तो तुम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लगा दो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। लेकिन रिवर्स और ऐड कब करना है ये तुम्हें मैं बता सकता हूँ, अगर तुम्हारा मल्टीप्लाइड कॉफिशिएंट जो हो वो एपी में हो, जैसे वन इंटू सी स्क्वायर प्लस टू इंटू सी स्क्वायर, सी क्यूब बोल देता हूँ, नहीं, टू इंटू सी स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सी स्क्वायर प्लस गोज ऑन, क्योंकि हमारा तो मैंने अभी कांस्टेंट में लिख दिया, एक्स के टर्म्स में भी लिख सकता था। हमारा हमेशा तो डिग्री एन होता है ना, वो अभी हमने पहले ही तो पढ़ा था, एन माइनस वन प्लस वन तो एन ही होता है वो, तो ये तो हमेशा वही रहेगा। मतलब देखो यहाँ पे बताना मैं ये चाहता हूँ कि कॉफिशिएंट जो है वो एपी में है, वन टू थ्री ये जो बढ़ा जा रहा है एपी में है, तो उस केस में तुम रिवर्स एंड ऐड का कॉन्सेप्ट लगाकर सिंपली तुम फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे तीन तरीके होते हैं। ठीक है, अगर कॉफिशिएंट एचपी में हो, मतलब क्या हो, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, ये वन अपॉन वन तो वन ही हो जाएगा, प्लस में ये वन अपॉन टू हो जाए, ये वन अपॉन थ्री हो जाए, ऐसे कॉफिशिएंट में हो, उस केस में तुम क्या लगाओगे, प्रॉपर्टी ऑफ एनसीआर लगा दो या फिर इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे।
कैसे करेंगे वो क्वेश्चन में देखेंगे, पर प्रॉपर्टी ऑफ एनसीआर हम कैसे लगा रहे हैं तुम देख पा रहे हो ना ऊपर। और ये भी मैंने बता दिया रिवर्स वाला मेथड और डिफरेंशिएशन में कुछ नहीं, 1 + x⁴ जो होता है ना उसका एक्सपेंशन लिख के हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, फिर जो हमें डिज़ायर वैल्यू होती है वो हमें उसमें पुट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार इंटीग्रेशन में भी करते हैं, वो जो भी एक्सपेंशन होता है उस एक्सपेंशन को लिख देते हैं और दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा देते हैं। फिर इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो क्या होता है ना कि जब देखो ना, जब एच का केस है तो इंटीग्रेशन में जाना है, और जब ए का केस हो तो डिफरेंशिएशन में जाना है। ऐसे भी तुम ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। और जो हमें डिज़ायर वैल्यू होंगी, जो हमें क्वेश्चन में पूछा होगा उसके हिसाब से हम वैल्यू एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ से हमें चीज़ें मिल जाएंगी। अभी मैं बता रहा था ना कि बाइनोमियल तो हम जान रहे हैं, मल्टीनोमियल का भी मतलब जान लो। मल्टीनोमियल में क्या होगा कि 2 टर्म्स का तो चलो ठीक है, अब 3 टर्म्स आ गए मान लो, x+y+z का पावर है, तो उसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, सिग्मा p+q+r = n। ये सब क्या है, x का पावर p, y का पावर q, z का पावर r, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। n⁻⁴ p⁻⁴ क्या लिख दिए ये सब, जनरल टर्म ऑफ x+y+z का पावर n⁻⁴/p⁻⁴ q⁻⁴, क्या क्या लिख रहे हो यार। चलो मुझे पता था इसमें तुम्हें दिक्कत आएगी या फिर तुम्हें लग सकता है कि क्या लिख रहा हूँ मैं, तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया। तुमसे ऐसा क्वेश्चन में पूछ दिया कि x+3y+2z का पावर 10, इसमें आपको कॉफिशिएंट ऑफ x³ × y² × z का पावर 5 बताना है। ये एक आपका सिंपल सा सवाल है। इस कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी जो आपको समझ में अगर नहीं आ पा रही है उसको बहुत आसान बनाने के लिए तो मैंने क्या किया, जनरल टर्म निकाला। जनरल टर्म तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं, n⁻⁴ p⁻⁴q⁻⁴ r⁻⁴ into x⁴ p into y⁴ q into z⁴ where p + q + r = n। तो यहाँ पे n तो तुम्हारा 10 है, पावर में 10 ही है ना, ये देखो ये तुम्हारा 10 है। तो सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, r + s + p, मैंने लिख दिया 10 n, तो 10 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू s फैक्टोरियल इंटू p फैक्टोरियल, कुछ भी ले लो ना, आर एस पी मैंने ले लिया यहाँ पे, कोई भी 3 अलग अलग नंबर तो मान लो, कुछ भी मान लो कोई भी, तो मैंने 3 वेरिएबल आर एस पी मान लिया इंटू x⁴ x⁴ फॉर्मूला पे पुट कर रहा हूँ, देखो x⁴p इंटू y⁴q इंटू z⁴ पर यहाँ पे y की जगह पे तो 3y है, तो 3y⁴s और z की जगह पे 2z है तो 2z⁴p। इतनी बात समझ में आ रही है, मैंने बस फॉर्मूला पे पुट कर दिया, ये फॉर्मूला जो था उस पर मैंने इसको पुट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म थे जैसे 3 का पावर, देखो 3 का पावर s और 2 का पावर p, ये वाले टर्म इधर आगे सेपरेट आउट हो गए क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म आ जा रहे हैं ना, 3 का पावर s इंटू 2 का पावर p कांस्टेंट वाले ना, x y z जो वेरिएबल है उससे ये टर्म्स को मैंने सेपरेट आउट कर लिया। मल्टीप्लिकेशन में ही है, सेपरेट आउट क्या ही किया, बस एक साथ कर लिया। अब देखो r + s + p ऑलरेडी मेरा 10 गिवन था, 10 मुझे क्वेश्चन में ही ऑलरेडी गिवन है, r + s + p। तो अब मुझे r, s और p का वैल्यू कैसे पता चलेगा, वो मुझे दिखेगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो x का पावर 3, y का पावर 2 और z का पावर 5, अगर ये तीनों का सम तो तुम्हें 10 ही है ना, तो r का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 3। क्यों r का वैल्यू 3, क्योंकि x के पावर में r था तो r हो गया हमारा 3, s y का पावर s तो s का वैल्यू क्या हो गया 2 और z का पावर p मतलब p का वैल्यू क्या हो गया 5, तो ये हो गया तुम्हारे यहाँ पे 5। और देखो ना तीनों का सम तो 10 आ रहा है ना, 5 2 7 और 3 10, बस तो अब हम निकाल देंगे 10, तो बस तो r की जगह पे हमने रख दिया 3, s की जगह पे हमने रख दिया 2 और p की जगह पे हमने रख दिया 5 और हमने रख दिया इस वाले इक्वेशन में, बस हमें मिल गया। ये हमें कॉफिशिएंट पूछा था, कॉफिशिएंट में तो हमें पूरा बताते हैं, कॉफिशिएंट हमारा निकल गया। बोलो बच्चों इतनी बात समझ में आ रही है क्या, बताओ। हम एक बार समराइज भी करेंगे लास्ट में, पर अभी मैं जितने बता रहा हूँ, जो जो तुम्हें बता रहा हूँ वो मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और मैं अपने तरफ से बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ यार कि मतलब तुम्हें चीज़ें समझ में आए और तुम अप्लाई कर पाओ, और जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं लास्ट में पॉइंट आउट कर दूंगा। वैसे तो मैंने बोल रखा है कि मेंस और एडवांस दोनों हम देख रहे हैं, इसलिए मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ, बाइनोमियल में भी कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, किसी भी चैप्टर में कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, मेंस का भी ले रहा हूँ एडवांस का भी ले रहा हूँ। पर अब बहुत ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो वो चीज़ तो मैं लास्ट में पॉइंट आउट करूँगा ही कि ये तो एकदम तुम्हें पता ही होना चाहिए। कुछ चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो भी मैं बता दूंगा कि क्या छोड़ा है जो तुम्हें याद होना चाहिए, वो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने छोड़ दिया है, मतलब वो तुम्हें बस याद होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने इनडायरेक्टली तुम्हें वो चीज़ बता दी है, वही मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो देखो
अच्छा देखो, डिविजिबिलिटी या फिर रिमाइंडर जो हमें निकालना होता है, रिमाइंडर जो हमें निकालना होता है, जैसे कि बहुत सारा क्वेश्चन हमने करा था कि जैसे कि होता है ना कि 7 टू द पावर 2005 लिखा हो, तो बोलते इससे डिविजिबल हो तो उसका वैल्यू बताओ। तो उस केस में बस मैंने पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ, डिविजिबल जब निकालना होता है कि इससे डिविजिबल तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, उस केस में तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो तुम्हें वैल्यू से डिवाइड करनी है, जो नंबर से तुम्हें डिवाइड करनी है, और जो तुम्हें जिसमें तुम डिवाइड कर रहे हो उसके बेस में, पावर को छोड़ो, बेस को देखो, बेस को इस तरीके से तोड़ो, इस तरीके से बेस को तोड़ो कि जिससे डिवाइड करने हैं उसके फैक्टर में आ जाए, मतलब उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, और जो तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा वो तुम्हारे साइड में आ जाएगा, वहां से तुम इजीली रिमाइंडर निकाल लोगे। शायद मेरी बातें में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस पर क्वेश्चन हम करेंगे भी, इस पर कल हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे ही, और मैं उस समय भी बताऊंगा ये चीज़ कि बेस को कैसे पकड़ना है, और जो जिससे हमें डिवाइड करना है वो वाली चीज़ जो होनी चाहिए, वो उसके जितना पास में हम तोड़ सकते हैं उसको, जितना पास में ब्रेक कर सकते हैं, ताकि हम इजीली वहाँ से रिमाइंडर निकाल पाए। ठीक है, बाकी अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया हो तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उस समय पूरा क्लियर हो जाएगा। एक दो चीज़ें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए। अगर मान लो ए बी और एन तीनों नेचुरल नंबर हैं, तो ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन जो है, जहाँ पे एन जो है ऑड नंबर हो, उसमें क्या है, अच्छा पहले बोल दिया ए बी एन जो है 3 नेचुरल नंबर, उसमें भी एन को थोड़ा स्पेसिफाई कर दिया ऑड नंबर। उस केस में तुम डायरेक्ट बोल सकते हो ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन जो होगा ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ए बी एन 3 नेचुरल नंबर वेयर एन इज अ ऑड नंबर, और ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन के फॉर्मेट में। इस पे क्वेश्चन भी थे मेरे यार, नोट्स में 2 क्वेश्चन पड़े हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे। पर मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत ही सिंपल सा टर्म्स है, तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा। तो ए का पावर एन प्लस बी का पावर एन के फॉर्मेट में हो अगर गिवन, तो उस केस में तुम क्या करोगे, सिंपली वो ए प्लस बी से डिविजिबल होगा, मतलब इसके बेस को जब तुम ऐड कर दो तो उससे ये डिविजिबल होगा पूरा टर्म। उसी प्रकार ए पावर एन माइनस बी टू द पावर एन जो होगा वो मस्ट बी डिविजिबल बाई होगा ए माइनस बी। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। एक चीज़ और है बच्चों, इंटीग्रल पार्ट, और देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैंने ये थ्योरी समझाने का ट्राई किया है। ये भी एक क्या तुम्हें बोलूँ, एक नया किस्म है, मतलब अब इसमें मेंस में लास्ट टाइम पूछा गया था इससे, और एडवांस में तो कई बार पूछा गया है। तो देखो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ तुम्हें। 2 + √3 का पावर n इज इक्वल्स टू आई प्लस एफ, वेयर आई इज ए इंटीग्रल पार्ट एंड एफ इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 + √3 टू द पावर n, देन प्रूव दैट। अच्छा n जो है नेचुरल नंबर को है, बिलोंग कर रहा है, और प्रूफ करना क्या है हमें, i इज एन ऑड इंटीजर, और दूसरा है i प्लस एफ इंटू 1 - f जो होगा 1 होगा। तुम मुझे बोलोगे यार ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, प्रूफ करने तो एग्जाम में कभी पूछता ही नहीं है मेंस एडवांस में। भाई प्रूफ करने के लिए तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे स्टेटमेंट में पूछ लेगा, ये चीज़ें देकर बोल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, टेल मी, और ये ऑप्शंस होंगे। एडवांस में तो यार मोर देन वन, और ये सब तो पूछते ही हैं, और अभी मेंस में भी तो आता है ना वो क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएगा तुम्हारा, बताओ कौन सा सही है। या फिर सिंगल चॉइस में भी आ सकता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक ऑप्शन ये रहेगा आई प्लस एफ इंटू 1 - f इज इक्वल्स टू 2 रहेगा गिवन वो, तो वो फॉल्स हो जाएगा। बोल देगा आई इज एन इवन इंटीजर, आई इज इवन इंटीजर बोल देगा, उस केस में भी तुम्हें चेक करना होगा। तो कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व, चलो उसको देखते हैं। तो पहली बात तुम्हें ना, मतलब ऐसा एक फॉर्मेट गिवन होगा, मतलब एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का सम जो होगा, होल का पावर n जो होगा, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन के सम के बराबर होगा। ठीक है, उसमें इसमें भी ऑलरेडी तुम्हें गिवन होगा कि वो i जो है इंटीजर पार्ट है और f जो है फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, तो पहले मैं पहले पार्ट पे चलता हूँ, i इज एन ऑड इंटीजर मुझे प्रूफ करना है। तो बच्चों मैं क्या जानता हूँ, मुझे पता है जो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होता है, ये बात पता है ना। अच्छा एक चीज़ और है, ये ऑलरेडी मुझे गिवन था, 2 + √3 का पावर n इज इक्वल्स टू आई प्लस एफ गिवन था, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया अभी। ठीक है, हमें पता है f जो होता है फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से, f इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, ये हमें पता है। अब देखो
2+√3 है ना, हमें पता है, ये हम क्लियरली जानते हैं 2+√3 जो होता है 1 से बड़ा होता है। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत? ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यार? देखो सिंपल सी बात है, 2+√3 हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हमने 2+√3 पे ही काम करेंगे, और वो 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा क्यों लिखा अभी तुम्हें समझ में आएगा। अब देखो, अच्छा 2+√3 इंटू 2-√3 तो 1 के बराबर हो जाएगा। 2×2 = 4 और √3 से √3 तो 3, मतलब 4 मतलब ये चीज़ जो है ये 1 के बराबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 2-√3 क्या हो जाएगा? 1/2+√3। चलो ये भी ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो 2-√3 का वैल्यू होता है 1.732। तो ये जो होगा ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा क्या? बताओ। 2-√3 जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा ना, क्योंकि 1.732 है तो 2 से घटाओ तो 0 से बड़ा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ ना पावर n कर दिया। n नेचुरल नंबर है मेरा, तो 0 का पावर कितना भी नेचुरल नंबर करो तो 0 ही होगा, और 1 का पावर भी करोगे तो 1 होगा। इस पे तो मैंने नेचुरल नंबर पावर में n लगा दिया। अब देखो 2-√3 का पावर n को मैंने क्या बोला, मैंने मान लिया कैपिटल F, इसको मैंने बोल दिया कैपिटल F मान लिया। और यहाँ पे जो कैपिटल F है इस बार ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। देख लो इस बार 0 पे इनइक्वालिटी नहीं है। 0 पे इनइक्वालिटी क्यों नहीं है? 0 के बराबर तो हो ही नहीं पा रहा ना, ये 2-√3 कभी 0 के बराबर हो पा रहा है क्या? तो इसीलिए इसे मैंने क्या माना, इसे मैंने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन मैंने क्या माना था, 2+√3 का पावर n था, i+f को मैंने जो गिवन था उसको फर्स्ट इक्वेशन माना था। सेकेंड इक्वेशन मैंने इसको मान लिया, इसको कैपिटल F माना, और जो कि 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है इसको मैंने सेकेंड मान लिया। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिया, फर्स्ट प्लस सेकेंड कर दिया मैंने बच्चों। फर्स्ट प्लस सेकेंड करने के बाद अगर आप ऐड करोगे दोनों को तो फर्स्ट तुम्हारा i+f था ये, तो i+f हो गया, कैपिटल F था तुम्हारा ये, तो ये दोनों लेफ्ट साइड ऐड हो गए। इधर में क्या था तुम्हारा 2+√3 का पावर n था, और ये था तुम्हारा 2-√3 का पावर ऐड हो गया। ठीक है, अब इसके सीरीज मैंने ऊपर में आपको बताया था कि ऐसे अगर हो आपका, मतलब a+b⁴n प्लस a-b⁴n का फॉर्मेट हो, उसके उसमें 2 टाइम्स ऑफ इवेंट जो तुम्हारे टर्म्स होंगे c के साथ, जो इवन वाले नंबर्स आएंगे वो आ जाएंगे कंसिडरेशन में। अगर और तुम ध्यान से थोड़ा देखो, ये सारे इंटीजर नंबर आ रहे हैं। कैसे? 2 का पावर n नेचुरल नंबर है तो ये तुम्हारा इंटीजर ही होगा, 2 का पावर n-2, और √3 का स्क्वायर ये भी इंटीजर नंबर आ गया। तो ये यार टोटल तो इंटीजर हो गया, इंटीजर में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर। अच्छा इधर ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड, राइट साइड तो हमारा इंटीजर आ गया, वो भी इवन इंटीजर आ रहा है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई में है। इधर देखो i+f प्लस कैपिटल F, ये स्मॉल f है ये कैपिटल F है, तो i तो क्या इंटीजर है। अब ध्यान से देखो, ये मैंने बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि राइट साइड इंटीजर है, ये i भी इंटीजर है। तो यार एक बात बताओ, ये जो सम है ये भी तो इंटीजर होना पड़ेगा ना इसको, ये ऑलरेडी इंटीजर है, मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि 2m इंटीजर है और i तो ऑलरेडी इंटीजर है, मतलब स्मॉल f प्लस कैपिटल F भी इंटीजर होगा, और वो जो इंटीजर होगा वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। बोलो, ये जो इंटीजर होगा स्मॉल f प्लस कैपिटल F जो होगा वो 0 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा ना। देखो यहाँ पे कैपिटल F जो तुम्हारा आ रहा था 0 से बड़ा 1 से छोटा, और स्मॉल f जो आ रहा था 0 से बड़ा है बराबर 1 से छोटा है बराबर। तो जब दोनों को तुम सम करोगे स्मॉल f प्लस कैपिटल F को, तो ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा, तुम्हारा कॉमन रीजन मिल जाएगा, 0 से तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 को ओपन रखना है, और f तुम्हारा 1 + 1 2 हो जाएगा, स्मॉल f प्लस कैपिटल F, राइट साइड तुम्हारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें एक कंडीशन मिल गई, स्मॉल f प्लस कैपिटल F इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2। तो भाई इसका वैलिड जो वैल्यू आ रहा है वो एक ही वैल्यू तो आ रहा है, 0 से बड़ा और 2 से छोटा एक वैल्यू तो आएगा ना। क्या आता है वो वैल्यू, वो होता है 1। तो स्मॉल f प्लस कैपिटल F हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैंने क्या किया, कैपिटल F को लेफ्ट साइड रोक लिया, ये मेरा हो गया 1 माइनस स्मॉल f। ठीक है, देखो कैपिटल F मेरा क्या आ गया, 1 माइनस स्मॉल f, 1 माइनस स्मॉल f आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या निकाला था, i प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2m, f प्लस कैपिटल F जो है, देखो स्मॉल f प्लस कैपिटल F का वैल्यू यहाँ से 1 आया, तो इसके जगह पे मैंने 1 रख दिया, तो i प्लस 1 क्या हो गया, 2m,
मतलब i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2m-1। तो भैया ये तो ऑड नंबर हो गया ना, इवन नंबर में से तुम एक घटा दोगे तो ऑड नंबर आ गया। यही तो हमें पहला प्रूफ करना था, i इज एन ऑड इंटीजर। प्रूफ कर दिया, बोलो बच्चों। और दूसरा क्या है, दूसरा था i प्लस एफ इंटू वन माइनस एफ को वन प्रूफ करना है। तो i प्लस एफ इंटू वन माइनस एफ ये गिवन है हमें। i प्लस एफ, वन माइनस एफ की जगह पे देखो मैंने कैपिटल एफ माना था, मैंने लिख दिया कैपिटल एफ। अब देखो i प्लस एफ हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 2 + √3 और कैपिटल एफ देखो यहाँ पे तुम्हें ऑलरेडी गिवन है 2 - √3 अगर तुम ध्यान से देखो तो कहाँ पे गिवन है बताओ, ये तुम्हारा गिवन है कैपिटल एफ। हाँ यहाँ पे देखो कैपिटल एफ गिवन है 2 - √3 बस। अब क्या है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो क्या हो जाएगा 4 - 3 अगर तुम्हारा 1, यही तो तुम्हें प्रूफ करना था। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया और ये भी प्रूफ कर दिया, दोनों हमारा प्रूफ आ गया। किस तरीके से हम अप्रोच किए ये एक बार ध्यान से अगर तुम देखो तो सबसे पहले हमें पता है कि फ्रैक्शन जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा होता है। दूसरी बात हमें पता है 2 + √3 का जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा। और उसका यूज़ करके हमने ये भी देखा कि 2 - √3 जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा तो होगा और 1 से छोटा होगा। फिर हमने क्या किया, पावर में ले लिया क्योंकि n जो है हमारा नेचुरल नंबर है, पावर में लिया तो हमने यहाँ से देखा कि हमने इसको कैपिटल एफ मान लिया और कैपिटल एफ हमें क्लियर है कि 0 से बड़ा 1 से छोटा है। फिर हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया कि ये जो आ रहा है वो आ रहा है ऑड नंबर, ठीक है। और इसी का जो हमने यहाँ से एक टर्म जो निकाला था कैपिटल एफ इज टू 1 - एफ, जब हमने इस इक्वेशन में पुट किया सेकंड वाले को फाइंड आउट करने के लिए, तो वहाँ से हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 1 होगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि एन सी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी वाई अगर गिवन हो तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है y के बराबर है और x प्लस वाई का जो सम है वो n के बराबर है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एन सी एक्स अगर एन सी वाई के बराबर हो तो x जो होता है y के बराबर होता है, वो ये दर्शाता है इस चीज़ को, ये बताता है कि x जो है y के बराबर है और x प्लस वाई जो है n के बराबर है। एक और चीज़ है C1 मतलब 1 इंटू, देखो ऐसा C1 नहीं है, ये ऐसे लिखा हुआ है 1 इंटू C1 प्लस 2 इंटू C2। प्रॉपर्टीज़ नहीं है, मतलब प्रॉपर्टीज़ के ही फॉर्म में था मेरे नोट्स में, पर तुम इसे याद रख सकते हो। प्रॉपर्टीज़ बोलो या फिर तुम क्या बोलो, मतलब सीरीज़ को याद रख लो हमेशा हमेशा के लिए। तो 1C1 प्लस 2C2 प्लस NCN ऐसे गोज ऑन करे तो ये होता है n इंटू 2n-1। यार ये n इंटू NCN होना चाहिए ना, ये जिस हिसाब से ये जा रहा है 1 इंटू C1। अब 1 इंटू C1, लेट मी चेक, ये 40, ये कौन सी है, n है। तो देखो 1C1 प्लस 2C2 प्लस n इंटू NCN होगा अगर ऐसे गिवन हो, ऐसा सीरीज गिवन हो जहाँ पे तुम देख रहे हो तुम्हारा जो कॉफिशिएंट है वो AP में है, AP में है ना 1 2 3 4 गोज ऑन n, तो इसे तुम डायरेक्टली लिख सकते हो n इंटू 2n-1। बच्चों अगर याद रखोगे तो क्वेश्चन में बहुत इजीली पुट कर दोगे, तो मतलब तुम्हारा टाइम बहुत बच जाएगा। अगर याद नहीं रखोगे तो हम सॉल्व आउट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, याद होता है तो करो, नहीं होता है तो सॉल्व तो करेंगे ही और करते हैं। और यहाँ पे क्या था, यहाँ तुम्हारा कॉफिशिएंट AP में था, यहाँ पे तुम देखो तो तुम्हारे कॉफिशिएंट HP में है 1/1 प्लस 1/2 गोज ऑन 1/n+1, ये होता है 2n+1 -1 डिवाइडेड बाई होल n+1, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे याद करते हैं अपन, ये दो चीज़ें तुम ध्यान में रख सकते हो, याद करना है करो, अदरवाइज इसमें तो अभी मैंने ऊपर बताया था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन लगाएंगे जिसमें हमारा कॉफिशिएंट जो AP में होता है, अगर हमारा कॉफिशिएंट HP में है तो उसमें मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लगाते हैं, अदरवाइज हमारा n का जो फॉर्मूला जो होता है, जो हम फॉर्मूलाज जानते हैं, जो प्रॉपर्टी जानते हैं, वो लगा के तो हमेशा सॉल्व करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे करेंगे सॉल्व, याद होता है करो, नहीं होता है मत करो, उतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ है, लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है रेशनल इरेशनल फंक्शन। तुमने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन में पूछते हैं कि बता दो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने होंगे इसमें, या नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स कितने होंगे। तो उसका भैया सिंपल सा काम करना है, उसमें तुम्हें जनरल टर्म लिखना है, TR+1 तुम्हें लिख देना है NCR x⁻n - r इंटू y⁻r। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें क्वेश्चन गिवन होगा, जो भी तुम्हें क्वेश्चन गिवन होगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन ऐसे गिवन होगा 2 का पावर मान लो 1/5 प्लस 3 का पावर 5/9 ऐसा करके गिवन हो,
और होल का पावर कुछ गिवन हो, मान लो कि दिया है 777 ऐसा कुछ गिवन है, बोल देगा कि नंबर ऑफ इरेशनल कितने इसमें टर्म्स होंगे, ऐसा तुमसे क्वेश्चन में पूछ दिया, नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स बताओ, तो तुमने जनरल टर्म लिखा है इसका, तो इसमें जब तुम जनरल टर्म लिखोगे तो एक्स टू द पावर n माइनस आर आएगा, तो वहाँ पे तुम्हारे डिनोमिनेटर का टर्म आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ डिविडेंड में यहाँ तुम्हारे क्या है 5 है, डिनोमिनेटर में तुम्हारा 5 है ना यार, 1/5 है ये तो यहाँ पे तुम्हारा नीचे 5 आ जाएगा। उसी तरीके से y टू द पावर r जब तुम लिखोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा y टू द पावर 5/9 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो उस केस में क्या करते हैं हम, उस केस में बस हम ये चेक करते हैं जो हमारे एक तो हम एक चेक करते हैं कि जो r इज इक्वल टू 0 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या, r इज इक्वल टू 0 उस एक्सपेंशन में वैल्यू रखने पे क्या हमें जो हमसे अगर रेशनल पूछा तो रेशनल दे रहा है क्या, या इरेशनल पूछा तो इरेशनल दे रहा है क्या, r इज इक्वल टू 0। अगर एक चीज r इज इक्वल टू 0 हर बार चेक करना है, क्योंकि वो एक टर्म से ना, क्योंकि ऑप्शन में दोनों वैल्यू गिवन होंगे, मतलब अगर ऑप्शन ऐसा हो, अगर आंसर 234 हो तो 233 भी एक ऑप्शन होगा, वो तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 तो हम चेक करेंगे ही करेंगे। और दूसरा क्या है, जो ये डिविजिबल में आएगा n माइनस आर में जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर वाला टर्म, फिर वहां से हम निकाल लेंगे कि कौन कौन से टर्म डिविजिबल हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ रेशनल टर्म बता देंगे। वैसे अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा तो ठीक है, अदरवाइज हमने कुछ दिन पहले ही, अभी 10 दिन 15 दिन पहले जब बायनोमियल थ्योरम का हमने जब पूरा PYQ किया था, तो उसमें नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स का मैंने भी क्वेश्चन कराया था, ये प्रॉपर्टीज पे भी मैंने क्वेश्चन कराया था, ये वाले कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चन नहीं किया था जो अभी मैंने ये बताया तुम्हें 2+√3 का पावर n। पर ये मैंने बोला ना एडवांस में कई बार आ चुका है, कई बार मेंस में लास्ट टाइम पूछा इन्होंने सबसे पहली बार, लेकिन एडवांस में कई बार पूछ रखा है, तो ये चीज़ें मैंने इसीलिए इस पर थोड़ा जोर देकर समझाया, तुम्हें 2 बार बता दिया। और मैं ये होप करूंगा कि तुम्हें समझ में भी आया होगा। डिविजिबिलिटी वाला भी क्वेश्चन बहुत आता है, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बार बार आता है, कितने से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, और ये मतलब कितनी बार आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है, और वो हम कल देखेंगे ही जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो। और एक मल्टीनोमियल का मैंने तुम्हें बता दिया कि बायनोमियल का तुम्हें पता है कि कैसे निकालते हैं, पर मल्टीनोमियल के लिए केस में क्या करते हैं उसके लिए मैंने तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड ना लगे उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया और उससे समझा दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी तुम्हारा ये मल्टीनोमियल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और मैंने तुम्हें बताया कि हाँ ये चीज़ें सीरीज़ वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करते हैं, तो जो अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन में अगर तुम्हारा ये कॉफिशिएंट AP में आ रहा हो तो ये 3 तरीके तुम लगाओ। यार प्रॉपर्टी तो NCR वाला हमेशा लगेगा, वो तो हमेशा लगना ही लगना है। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला मैंने तुम्हें बता दिया, और रिवर्स एंड ऐड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने 2-3 बार तुम्हें पॉइंट आउट किया ही था। ये वाला तुम्हें याद होना ही चाहिए, NCR प्लस NCR-1 जो होता है वो n+1 CR होता है, ये बिल्कुल ही तुम्हें याद होना चाहिए। और ये NCR जो होता है तुम इसको लिख सकते हो n/r इंटू n-1 इंटू CR-1, ये भी तुम्हें ध्यान होना चाहिए बच्चों। और एक ये चीज़ NCR/NCR-1 को लिख सकते हैं n माइनस, कैसे, नीचे वाला जो r है वो माइनस में जाएगा ब्रैकेट के साथ, डिवाइडेड बाय ऊपर वाला जो r है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आइडेंटिटी है। और ये कि याद रखो इसको NC0 का स्क्वायर प्लस NC1 का स्क्वायर गोज ऑन NCN का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं अपन 2NCN। याद नहीं रखोगे इसे, मतलब सीरीज को याद नहीं रखोगे चलेगा, बस एक सीरीज याद रखो x+y⁴n का एक्सपेंशन कैसे लिखते हो, उससे सब कुछ बन जाएगा। लेकिन हाँ ये तो याद रखना होगा ना NCR/NCR-1, और ये NCR को कैसे लिखते हैं, और NCR+NCR-1 को क्या लिख सकते हैं n+1 CR। अगर इतनी चीज़ें भी याद रखोगे ना तो बायनोमियल का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन अपन। इरेशनल रेशनल वाला हमने कॉन्सेप्ट सीख ही लिया, और हमें जो और एक चीज़ क्या था, रिमाइंडर वाला हमने कॉन्सेप्ट सीख ही लिया, तो क्वेश्चन तो इसी से आएंगे तुम्हारे। पर बस एक फ़ायदा तुम्हें ये होगा ना कि अगर तुम ये सब आइडेंटिटी थोड़ा याद रखोगे तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। लेकिन ये भी थोड़ा मैटर करता है कि एग्ज़ाम में एकदम से क्लिक करे वो चीज़ या नहीं करे, ये भी मतलब उतने प्रेशर में क्लिक भी नहीं करता है। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करो, समझो, और मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो ये करो कि 1-2 स्टेप को मिनिमाइज करो। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर तुम कैलकुलेट कर सकते हो अपने माइंड में उस स्टेप को, तो वो स्टेप को मिनिमाइज कर दो माइंड में ही सोच के, बस हाँ उसके कारण कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए स्टेप बचाने के कारण, ये भी मैं हमेशा तुम्हें बताता हूँ। तो कम से कम चीज़ों को याद करो, और जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब उसके याद किए बिना वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब बाइनोमियल में ये चीज़ याद नहीं है तो बाइनोमियल तो का मतलब नहीं है, तो वो चीज़ें तुम याद कर लो। वो 3-4 चीज़ें छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जो कि यूज़ करते हैं, उसको याद नहीं करना होता है। 1-2 क्वेश्चन में लगाओगे वो भैया वो ध्यान में हो जाता है, वो ध्यान में हो जाता है। अगर 1-2 प्रॉपर्टी में तुम बस लगा लो, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो प्रॉपर्टी हो गई, याद हो गई। तो वो चीज़ है।
और बाकी तो भैया देख लो, ये डिफरेंस बिटवीन कॉफिशिएंट और बाइनोमियल कॉफिशिएंट मैंने बता दिया। आर एट टर्म जो होता है एंड से और स्टार्टिंग में वो सेम हो जाते हैं, वो फर्स्ट वाला लास्ट के बराबर होता है, सेकंड वाला सेकंड लास्ट के बराबर, थर्ड वाला थर्ड लास्ट के बराबर, वो मैंने बता दिया। एक ये वाला था तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट मैंने बताया, जैसे तुम्हें 5 इज ग्रेटर देन 3 बट -3 इज ग्रेटर देन -5। बट अगर हमसे पूछे कि विच इज ग्रेटर देन, न्यूमेरिकली ग्रेटर देन -5 और -3, तो हम बोलेंगे -5, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकली जब जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारा मॉडुलस कंसिडरेशन में आ जाता है और फिर नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं हो जाता, फिर वो बात हो जाती है वैल्यू पे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी हो तो n जब इवन होगा, याद रखना बच्चों n इवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे n+1 होंगे, n इवन है तो nCn/2 हो जाएगा, और n ऑड है तो nCn-1/2। ये भी कोई याद रखने की चीज़ है, क्या है, कॉमन सेंस है यार। n इवन होगा तभी तो ये बटे में 2 आ रहा है ना, या डिवीजन में 2 आ रहा है, तभी तो वो उससे डिवाइड होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम सॉल्व कहाँ से कर पाएंगे। n-1/2 या n+1/2 ये कोई याद करने की चीज़ है, ये n ऑड है, इसमें एक जोड़ोगे या एक घटाओगे तभी तो वो इवन बनेगा, तभी तो वो 2 से डिवाइड होगा, तभी तो तुम उसको सॉल्व कर पाओगे। बात को समझ रहे हो। और फिर क्या था, हाँ ये फर्स्ट और ग्रेटेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन बाय नोबेल कोफिशिएंट, ये वाला बता दिया तुम्हें। इक्वी डिस्टेंस वाला चीज़ बता दिया। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स, जो कि अभी देखो प्रीवियस ईयर 2024 में भी इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था कि कोफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स इन एनी एक्सपेंशन कभी निकालना हो तो सारे वेरिएबल को 1 पुट कर दो। जनरल टर्म तुम्हें लिखना आना चाहिए, 1000 बार लिखेंगे अपन। TR+1 को क्या लिख सकते हैं, NCR इंटू एक्स टू द पावर n - r इंटू वाई टू द पावर r। और ये तुम्हें बताया था कि 2 का पावर n को तुम जैसे ये सीरीज लिख रहे हो C0 + C1 गोज ऑन Cn, तो इसमें क्या इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स का ये कॉम्बिनेशन है, तो मैंने इवन टर्म्स को अलग कर दिया, ऑड टर्म्स को अलग कर दिया, और ये दोनों को जब आपस में बराबर करोगे तो ये किसके बराबर है, 2 का पावर n - 1। 2 का पावर n क्या लिखा हुआ है, 2 का पावर n डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 का पावर n को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, वो 2 बराबर भाग क्या है, एक इवन है एक ऑड है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और बाकी x+y² एक्सपेंशन तुम्हें याद रखना है, और उससे तुम निकाल सकते हो 4 अलग एक्सपेंशन, बस एक याद रखना है, बाकी के 4 तुम अलग खुद से कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो मैंने शुरू में ही बता दिया था, फिर से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बस जो निकालना है उसको उस साइंस के साथ रिप्लेस कर देना है, याद हमें एक करना है, बाकी सबको रिप्लेस करेंगे। चलो बच्चों, तो मैं ये होप करता हूँ कि बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट आज के लिए मैंने सारा कुछ कवर कर दिया। अब मेंस का भी एडवांस का भी अब हम PYQ करेंगे, और PYQ को अच्छे से देखते हैं। और मुझे नहीं लगता कि मैंने जितना बताया है उस कॉन्सेप्ट, मैंने क्या मतलब जो भी टीचर बताते हैं बाइनोमियल, जो भी टीचर सही से बताता होगा, तो इस कॉन्सेप्ट के बाहर तो नहीं आता है कुछ भी, और जो हम क्लास में पढ़ते हैं अच्छे तरीके से वही तो आ रहा है यार। मैंने तुम्हें बताया भी था जब मेंस का PYQ जब हम सॉल्व कर रहे थे, पेपर जब अभी डिस्कस कर रहे थे मेंस के टाइम पे, तो यार जो चीज़ें हमने पढ़ी है वही चीज़ें तो आई थी ना, या तुमने जहाँ भी पढ़ा है और तुम बाद में जब अपने नोट्स खोले हो तो तुम्हें वही चीज़ें दिखी हैं, पर तुम वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए। क्यों नहीं अप्लाई कर पाए, या तो तुम्हारे थ्योरी अच्छे से क्लियर नहीं था, या तुमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करा था, तो उस पर वर्कआउट करो कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हाँ, एक आध चीज़ मैंने छोड़ी है, वो मैं तुम्हें बता रहा था। एक चीज़ मैंने क्या छोड़ा, 1 + x⁴n का एक्सपेंशन लिखना हो ना, तो वैसे लिख सकते हो 1 + nx + n × n - 1/2 × x², ऐसे करके जाता है वो। अब उसमें भी 4 आ जाते हैं फॉर्मूला। देखो मैंने क्या बताया, 1 + x⁴n का एक्सपेंशन, तुम इसमें चार अलग कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, 1 - x⁴n, 1 + x⁻n एंड 1 - x⁻n। मैंने क्या बोला, 4 बार फिर से बोल रहा हूँ। 1 + x⁴n का एक्सपेंशन तुम्हें पता है, बस ये याद रखना है। उसके अलावा तुम्हारे 3 और बन जाएंगे, 1 + x⁻n, 1 - x⁻n एंड 1 - x⁻n। लिख दे रहा हूँ यार यहाँ पे, 1 + x⁴n का एक्सपेंशन तुम याद कर लो। उसके बाद तुम लिख सकते हो 1 - x⁻n का एक्सपेंशन, 1 + x⁻n का एक्सपेंशन, और 1 - x⁻n का एक्सपेंशन। तो ये तीनों तुम्हें याद नहीं करने होंगे, बस इसमें तुम क्या करो, x को -x से रिप्लेस कर दोगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले एक्सपेंशन में। इसमें क्या करोगे, n को -n से रिप्लेस कर दोगे इस वाले में, और इसमें क्या करोगे, इस वाले एक्सपेंशन में n को -n से रिप्लेस कर दोगे, जो कि मैंने x+y के केस में बताया था। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि मैंने जो बताया है तुम्हें समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई पार्ट रह गया हो जो तुम्हें समझ में नहीं आया हो, तो जब हम कल PYQ करेंगे ना, तो तुम उस टॉपिक का नाम ले लेना कि ये चीज़ समझ में नहीं है, या फिर यहाँ पे कोई पार्ट समझ में नहीं है। लाइव जब हम अपन PYQ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं बता दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर, गुड नाइट, बाय बच्चों।